74%, ऑलमोस्ट 65 वोट्स। और जब काउंटिंग हुई तो उसमें कितने निकले? उसमें 171 जो वोटें निकले। इलेक्शन कमीशन ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया। आप समझ रहे, मतलब ये स्थिति है। और यही नहीं है, एक और उदाहरण बताता हूं कि 2019 के चुनाव के बाद जिस दिन गिनती हो रही थी 23 मई 2019 को, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाटा पड़ा हुआ था, जितनी वोटें कास्ट हुई और जो वोटें निकल रही थी, तो 373 कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 373 लोकसभा क्षेत्रों पर जितनी वोटें पड़ी थी उनसे 8,000 से लेके 18,000 वोटें ज्यादा थी। कैसे थी? इसके अलावा एक और मैं डाटा आपको देता हूं, बहुत मजेदार डाटा है, जिसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है। और आज ही जिस व्यक्ति ने वो पिटीशन डाली थी, मिस्टर मनोरंजन राय, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, आज ही आते हुए मैं जब आ रहा था रास्ते में, उनका फोन आया, उन्होंने मुझे और सारी चीजें बताई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हमें पहले दी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। वो सुनकर आप जो है हैरान रह जाएंगे कि क्या घोटाला हो रहा है। और बहुत मजेदार बात हो, जो घोटाला है बहुत मजेदार है कि मनोरंजन राय ने आरटीआई डाल के इलेक्शन कमीशन से यह पूछा कि वर्ष 2014 से पिछले 15 सालों में आपने कितनी ईवीएम खरीदी और कहां से खरीदी? तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने 2 कंपनियों से ईवीएम खरीदी। एक ईसीआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी हमने खरीदी बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कितनी खरीदी? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने बीईएल बेंगलोर से खरीदी 10,05,662 और ईसीआईएल से खरीदी हमने 10,14,644। तो टोटल कितनी हुई? 20,20,306। इतनी खरीदी। मनोरंजन राय ने फिर आरटीए लगाई और यह बात दोनों कंपनियों से पूछी, ईसीआईएल से और बीईएल से। बीईएल कहती है कि हमने 2014 के पिछले 15 सालों में इलेक्शन कमीशन को 19,69,932 ईवीएम मशीनें सप्लाई की, ऑलमोस्ट डबल। और ईसीआईएल से जब पूछा तो उसने कहा कि हमने 19,44,593 इतनी ईवीएम सप्लाई की। टोटल कितनी हो गई? 39,14,525। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 20,20,306। घोटाला कितने का है? 18,94,219 मशीनों। आज की तारीख में इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई है। केवल एक मशीन का मसला नहीं है। इस मशीन के माध्यम से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उसको छीना जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते मेरी और इस देश के तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इन राइट्स को छीनने से बचाएं, इसके खिलाफ लड़ें। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के विषय में सारी बातें कही गई हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश का एक इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन से संबंधित तमाम पावर उसमें समाहित होंगी, सब उसके पास होंगे और उसकी जिम्मेदारी होगी इस सब को देखने की। और उसकी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके, इसके लिए उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है।
ताकि सरकार का या किसी का भी कोई दबाव उस पर हो ना सके। यह बहुत जरूरी है। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 324 में ही व्यवस्था की गई कि इलेक्शन कमीशन जिस दिन से इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाएंगे, जब तक उनका टेन्योर होगा कोई उनको किसी भी तरह से छू नहीं सकेगा। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने की प्रक्रिया है, यानी इंपीचमेंट, महाभियोग जो संसद में लाया जा सकता है, उसके माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। तो इतना प्रोटेक्शन उसे दिया गया है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। और केवल यही नहीं, उसके पूरे टेन्योर में उसकी किसी भी तरह की सुविधा में कोई कमी नहीं की जाएगी। कोई सरकार हो जाए, उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनकी पावर में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह इसीलिए था ताकि इलेक्शन जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण एक कदम है, इलेक्शन के बाद ही बाकी सारी चीजें होती हैं। अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो गया तो जिसको इस देश की जनता चाहेगी चुनना, वो चुन के आएगा, और जिसका बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा, कोई भी हो। लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पर ईवीएम के माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं। आप अपने आप से पूछिए, मेरी बात छोड़िए आप। ईवीएम से जो चुनाव होता है उसमें 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जिस समय आप बूथ में वोट डालने जाते हैं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। दूसरी होती है बैलेट यूनिट, जिसमें वोट डालने वाला वोटर जो है बटन दबाता है अपने मनचाहे कैंडिडेट और पार्टी के सामने। और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन, जिसमें 7 सेकंड के लिए एक पर्ची, जिसको आप वोट दे रहे हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि उसी को आपकी वोट गई है, तो वो 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है जिस पे काला शीशा लगा हुआ। 7 सेकंड में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 70-80% लोग उस पर्ची को देख ही नहीं पाएंगे। और इसमें भी एक घपला किया गया कि जिस समय 2017 के बाद ईवीएम लाई गई तो उस समय उसमें एक तो व्हाइट शीशा होता था और पर्ची देखने का समय भी 15 सेकंड था। वो 2 साल बाद ही 15 सेकंड का समय जो है घटा के 7 सेकंड कर दिया गया और शीशा बदलकर व्हाइट से काला कर दिया गया। और वो पर्ची जो है वो किसी भी वोटर को मिलती नहीं है, वो पर्ची उसी में कट के गिर जाती है। आपको नहीं पता है कि 7 सेकंड में बत्ती बुझने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको नहीं पता है। तो बताओ, आपको किसी को पता नहीं पता। और जो कंट्रोल यूनिट है, जिसमें बटन दबाने के बाद ही वोटर जो बैलेट यूनिट है उसमें वोट डाल सकता है, वो कंट्रोल यूनिट की ही गिनती होती है, वोटें उससे गिनी जाती हैं। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि जिससे गिनती होती है मेरी वोट उसमें गई भी है कि नहीं गई, रजिस्टर हुई है कि नहीं हुई है। और रजिस्टर भी हुई है तो जिस कैंडिडेट को मैंने दी है, जिस पार्टी को दी है, क्या उसी के अकाउंट में रजिस्टर हुई है वो, ये कहीं और रजिस्टर हुई, हमें किसी को कुछ नहीं पता। जबकि लोकतंत्र में मैं जिसको वोट दे रहा हूं, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को, इसको सुनिश्चित करना, ये आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने दिखना चाहिए कि हां मैं जिसको वोट देना चाहता हूं उसी को दी है और उसी को गई है, उसी के खाते में गिनी जाएगी। ईवीएम में ये सुविधा नहीं। जब भी बार बार कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम पे विश्वास करो, हम कह रहे हैं ईवीएम सही है। और आज की तारीख में आप बहुत एक मजेदार तमाशा देख रहे होंगे। 6 जनवरी को जंतर मंतर पर जब हमने बाकायदा ईवीएम को ये सारा प्रदर्शन करके दिखाया और बताया कि किस तरह से सारा हेरफेर होता है, उस दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो पुराने 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मिस्टर कुरैशी और मिस्टर रावत, दोनों को मैदान में उतारा है ईवीएम के पक्ष में बोलने के लिए। और दूसरा मैं भी सुना कि 40,000
ईवीएम मशीनों को वैन में रख के अलग अलग देश के भागों में इलेक्शन कमीशन घुमा रहा है। और इससे भी मजेदार बात कि जिन वैनों में रखकर वो मशीनें घुमाई जा रही हैं, उन वैनों के ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी। जो असली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वैन के ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की तो है, वो तो सरकार की है। और सरकार का ईवीएम को ले जाके दिखाने का मतलब क्या है? और अगर सरकार की नहीं है तो इलेक्शन कमीशन क्या प्रचार कर रहा है सरकार का? दोनों ही स्थिति में साफ है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार मिले हुए हैं। तो जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। और इंडिपेंडेंट नहीं है तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होगा? वो तो इंडिपेंडेंट रखने के लिए तो सारी व्यवस्था की गई थी। अब दूसरी बात, एक और सबूत आपको बताता हूं जिससे आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन और सरकार एक ही है। हमने आरटीआई के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से मांगी। उसमें 18 हमने क्वेश्चन उनके सामने रखे, पर एक क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने उस एक क्वेश्चन में पूछा कि इलेक्शन कमीशन ये बताए कि जो ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन लेखक ने डॉक्टर भगवान सिंह इस्तेमाल हो रही है, डॉक्टर भगवान सिंह ने पीएचडी तो नहीं की हुई, पर चाहे गवर्नमेंट की हो, जवानी चाहे इंटरनेशनल एजेंसी हो, कोई भी हो, किसी के माध्यम से सर्टिफाइड है क्या? उन्होंने डॉक्टर ही कहने लगे। मैं ये जो बात कह रहा हूं, जो हमने सवाल पूछा है, बहुत सिंपल सा है। यही माइक है, उनको नेड़ो जानते नहीं कोई चीज ऑपरेशन ब्लू स्टार दे विच खुद सर्टिफाइड किया जाता अंदर सी एक होल मार्क है, तो हाँ प्योर है। ये सारी चीजें होती हैं। इवन आप छोटी से छोटी चीज देखिए कि नमक अगर आप लेने जाएंगे तो नमक की थैली पर भी FSSAI का मोहर लगी होती, निशान। तो पूछा गया भाई क्या ये कहीं से सर्टिफाइड है? इलेक्शन कमीशन कहता, जवाब आप सुनिए, बहुत मजेदार, इनको एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई ये बात मेरे से संबंधित नहीं है, ये तो आप उन कंपनियों से पूछो जो हमें ईवीएम बना के देती हैं, वीवीपैट बना के देती हैं, ये तो उनका सवाल है। अच्छा कोई बात नहीं, हम उनसे पूछ लेंगे। तो 2 कंपनियां बना के देती हैं, एक ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक तो वो देती है बना के जो हैदराबाद में है, एक देती है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में है, और अब एक ब्रांच उसकी यहां पंचकुला में भी खुली है। ये 2 कंपनियां देती हैं। कोई बात नहीं, हमने उनसे पूछा, तो हमने ECIL से पूछा कि भाई ये जो मशीनें आप दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, ये कहीं से सर्टिफाइड है क्या? तो ECIL कहता भाई मुझे तो पता नहीं सर्टिफाइड है नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इसका जरूर होता है, और वो इंस्पेक्शन कौन करता? STQC कोई एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन में और सर्टिफिकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूं आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इंस्पेक्शन करना एक अलग बात है, सर्टिफाइड करना, सर्टिफाइड होना, ये बिल्कुल अलग बात। तो पता लग गया कि वो भी सर्टिफाइड नहीं है। फिर हमने BEL से पूछा, भाई बताओ, तो BEL कह रहा मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो इलेक्शन कमीशन की जो एक्सपर्ट कमेटी है जो मशीन बनाने को कहती है, मैं वो बना के उसे दे देता हूं, वही चेक करते हैं जैसे भी है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना। 140 करोड़ नागरिकों की अधिकार का सवाल है, इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं के अधिकार का सवाल है। अभी सर ने बताया था कि जर्मनी में एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो मशीन है, मेरी वोट इसमें कहां जाती है कहां नहीं जाती मुझे नहीं पता भाई, तो मुझे तो पता होनी चाहिए कि मैंने जिसको दी मेरी वोट उसी को गई है। सिर्फ एक व्यक्ति के ऑब्जेक्शन पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बंद कर दिया। एक व्यक्ति, यहां पर करोड़ों लोग आवाज उठा रहे हैं, और यहां पर करोड़ों जो नागरिक हैं उनके अधिकार का सवाल है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार,
और उनका मानव अधिकार, तीनों अधिकार उनके छीने जा रहे हैं, उसका सवाल। तो वो तीनों ने कहा कि कोई सर्टिफिकेशन नहीं। ओके, ठीक बात है। अब इसमें एक चीज और निकल कर आई, ये जो कंपनियां हैं दोनों, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और जो वो है आपकी बीएल, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कहां से रहा? जो संविधान का बेसिक प्रिंसिपल था कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसके लिए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो तो बात खत्म हो गई। तो जब कंपनियां जो हैं सरकार की, वो ईवीएम बनाती हैं, वो वीवीपैट बनाती हैं, तो इलेक्शन में तो गड़बड़ होगी। और मानो कोई भी बात है तो सवाल तो खड़ा हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जगह जगह घुमा रहा है मशीन्स को। हमें क्यों नहीं दीजिए? हमने उससे मांगी कि 50 मशीन हमें दो, आप 50 मशीन हमें दो। देश के 50 कोनों में हम अलग अलग जगह पर दिखाएंगे, दुनिया के सामने, प्रेस के सामने दिखाएंगे कि कैसे गड़बड़ी होती है। क्यों नहीं दी हमें? ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों की वजह से हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और आगे देखिए, जहां भी चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ या पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, दो उदाहरण आपको बताता हूं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों पर जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, तो कांग्रेस वहां पर 199 सीटों पर आ गई थी, 199 सीटों पर आ गई थी। और जैसे ही ईवीएम की सारी गिनती होकर आती है, बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम जाता है। कांग्रेस 63 पर अटक जाती है और बीजेपी 166 सीटें लेकर सरकार बना लेती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे संभव है? और ठीक इसी तरह से हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, जहां पे पोस्टल बैलेट की जो गिनती हुई, उस समय कुल 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 304 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही, यानी 3/4 हो गया, 3/4 का रेशो। और बीजेपी मात्र 90 सीटों पर थी। लेकिन जब टोटल गिनती होकर आती है तो बीजेपी 250 से ज्यादा सीटें लेके सरकार बना लेती है, समाजवादी पार्टी 121 पे सिमट जाती है। क्या ये सारी चीजें इस बात के लिए काफी नहीं है? मैं अगर वाकई में अगर किसी का ईमान जिंदा है और कोई चाहता है कि जो संविधान है उसकी भावना के अनुरूप काम हो, तो इतना शक हो जाना ही काफी है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया कि इसकी नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, उसे सरकार ने क्यों बदला? अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार को यानी मोदी जी को इतना लोग पसंद करते हैं इस देश में कि वो हार ही नहीं सकते, जीतेंगे ही, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी उसको चेंज करने के लिए? पहले उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, इतनी जल्दबाजी थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश, देन उसके बाद में कानून लाया गया, बिल लाया गया संसद में और वो पास करा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को हटा के इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा चुना हुआ एक कैबिनेट मंत्री उसमें रख दिया। एक विपक्ष के नेता, जब 3 में से 2 प्रधानमंत्री के ही आदमी हैं, खुद प्रधानमंत्री शामिल हैं, तो कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा? तो असली सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कहां है? और इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही है, तो फिर चुनाव इंडिपेंडेंट कैसे होगा? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? और ये जो सारी व्यवस्था है, इसमें केवल एक ही तरीका है जिससे सीधा सरल कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो है बैलेट पेपर। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिसने पहले कभी भी ना वोट दिया हो, लेकिन जब वो जाएगा सामने
तो उससे देख के पता लगा लेगा कि हाँ मुझे इसको वोट देना, इसके सामने थप्पा लगाएगा, वोट देगा, उसमें डालेगा बैलेट बॉक्स में, चला जाएगा, उसकी गिनती उसमें होगी। ये हुआ है इस देश में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, खूब सालों चला। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के आधार पर हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और हमारा सवाल आप सबसे भी है और इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोगों से भी है, एक को नहीं छोड़ना, तमाम पढ़े लिखे लोगों से भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके नीचे तक कोई भी जो पढ़ा लिखा है, उन हर एक से सवाल है, बताओ आप कि आपको ईवीएम की जो तकनीक है जानते हो आप? ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, क्या वो तरीका है उसके विषय में जानते हो कि ये मशीन कैसे काम करती है? एक व्यक्ति मुझे बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा इस धरती पर कोई नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। और हम सालों से अंधों की तरह वोट डालते चले, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनके तमाम जजेस, जिनकी संख्या 20,000 से ज्यादा है, इस देश के तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, जितने भी प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जितने भी टीचर्स हैं स्कूल कॉलेजेस में, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे दे कि क्या वो जानता है कि ईवीएम की तकनीक क्या है और ईवीएम कैसे काम करती है। और इलेक्शन कमीशन कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। आखिर में एक नंबर मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, जो भी लोग ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो भी ईवीएम के खिलाफ है और बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, एक नंबर जिस पर मिस कॉल कर सकते हैं आप लोग। और ध्यान रखिए, ये केवल एक ही नंबर है, कोई दूसरा नंबर इसके अलावा अगर देता है तो वो आपको धोखा दे रहा हो सकता है, वो ईवीएम के पक्ष में ये नंबर ये कह के कि ये ईवीएम के विरोध में है नंबर, ये कह के कोई दूसरा नंबर दे सकता है। तो जो नंबर मैं बता रहा हूं केवल वही नंबर है ईवीएम पर, ईवीएम को हटाने के लिए मिस कॉल का नंबर, और नंबर है 9667222062। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो पड़ोस के लोग हैं उनको, अपने गांव मोहल्ले के जो लोग हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, सबको बोलो इस पर मिस कॉल करें।